रविकांत जी, जनरल परसेप्शन जो दिग्विजय सिंह के बारे में है वो तो प्रिया सहगल जी ने स्पष्ट कर दी, लेकिन दिग्विजय सिंह के पक्ष में जो एक बात जाती है कि नरेंद्र मोदी के दौर में जो चंद गिने चुने नेता हैं जो जिनके ऊपर सीबीआई ईडी का कोई डर नहीं है, उनमें नीतीश कुमार के साथ साथ दिग्विजय सिंह का भी नाम लिया जाता है कि करप्शन के किसी चार्जेज में वो 12 बजे रात को भी अंधेरे में निकल सकते हैं, कोई उनको गिरफ्तार नहीं कर सकता, क्योंकि वैसे चार्जेज फ्रेम कर पाना आसान नहीं है। लेकिन मेरा सवाल परसेप्शन से अलग हटकर है। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं और उस उत्तर प्रदेश में यदि बहुत साफ गोई के साथ मैं आपको बहुत स्पष्ट तरीके से पूछूं, सारे पर्दे को हटाते हुए, कि उत्तर प्रदेश में एक खास वर्ग के लोग जो योगी आदित्यनाथ के साथ भगवा चोले में दिखाई दे रहे हैं, एक खास जातीय समूह के लोग जो जुनून की हद तक भगवाई बने हुए हैं, क्या वो योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाने में इंटरेस्टेड दिखेंगे अब, या दिग्विजय सिंह को पीएम बनाने का जुनून उनके ऊपर सवार हो सकता है? आपका आकलन। देखिए, थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जाकर के इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा जी। पहली बात तो यह है कि 8 साल का केंद्र का शासन चल रहा है और हिंदुत्व से दलित पिछड़े तो प्रताड़ित हैं ही, जो अगड़ी जातियां हैं वो भी उबने लगी हैं, और उबने इसलिए लगी हैं कि मंदिर के नाम पर जो राजनीति हुई, लेकिन वो केवल मंदिर के नाम पर नहीं थी। दलित पिछड़ों के अलावा खास करके जो सवर्ण तबका था उसके लिए नौकरियां, उसके लिए उसकी तरक्की, ये ज्यादा जरूरी थी। लेकिन ये चीजें बहुत घटी हैं, बहुत कम हुई हैं। इस वजह से उसमें भी एक किस्म की खामोशी है। मैं बेचैनी तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक खामोशी है उसका। वो ये समझ रहा है कि केवल उसका मानसिक तुष्टीकरण हुआ है। वो ये कह सकता है कि सत्ता में थोड़ी उसकी हनक है, लेकिन असल में तरक्की के कोई रास्ते नहीं खुले। जहां तक बात उत्तर प्रदेश की है, ये ठीक कहा प्रिया जी ने कि दिग्विजय सिंह की जो पहचान है वो ठाकुर से ज्यादा वो अल्पसंख्यक की पक्षधर ज्यादा है। मैं पक्षपात नहीं कह रहा हूं, पक्षधर ज्यादा है। और दिग्विजय सिंह का अल्पसंख्यकों का पक्षधर होना कोई असंवैधानिक नहीं, मैं इसको एक संवैधानिक प्रक्रिया के ही रूप में देखता हूं। लेकिन ओसामा बिन लादेन के बारे में बात करना या बाटला हाउस कांड के बाद जो उनका आया था, वो ये दो चीजें ऐसी हैं। इस देश के जितने ठाकुर नेता हैं उनकी अल्पसंख्यकों के साथ किस तरह का उनका राबता रहा है आदिकाल से। देखिए आप ठाकुरों का, महाराणा प्रताप के साथ तो हकीम खान थे उनके सेनापति, वीपी सिंह के नंबर 2 मुफ्ती मोहम्मद सईद थे, अर्जुन सिंह तो मुसीरुल हसन को राष्ट्रपति बनवाने की हद तक लगे हुए थे, जो जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलपति हुआ करते थे। प्रिया सहगल जी ज्यादा बेहतर जानती होंगी, आज भी जामिया में उनके मरने के बाद उनके नाम पे सड़क बनाई गई है। तो ये कोई नई बात तो है नहीं जो दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। कह रहा हूं कि ये कोई असंवैधानिक नहीं है, बस एक दो बातें ऐसी हैं कि जिसका दुष्प्रचार बहुत ज्यादा किया गया और उसी वजह से दिग्विजय सिंह की ये थोड़ी सी छवि बनती। लेकिन अगर ये परसेप्शन बनता है कि दिग्विजय सिंह सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बल्कि कल को पीएम कैंडिडेट भी हो सकते हैं, तो जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, इस पूरी बेल्ट में, क्योंकि जो राजपूताना वाला कॉन्सेप्ट है ना जी, वो कॉन्सेप्ट उभर करके आएगा और जाहिर तौर पर कि वो प्रधानमंत्री के लिए फिर बैटिंग भी होगी। जैसे अभी आप देखिए नीतीश कुमार के आने के कारण जो कुर्मी है वो बहुत तेजी से लामबंद हुआ है, उत्तर प्रदेश में ही, बिहार में और दूसरे हिस्सों में भी। तो फिर दिग्विजय सिंह के आने से ऑब्वियस है कि जो ठाकुर समुदाय है उसमें भी ये लामबंद होंगे। तो इसका निश्चित तौर पर एक सकारात्मक प्रभाव हो सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए। दूसरा, जिस बात को आप भी कहते रहे हैं कि बूथ पर जो कौन लठैत खड़ा होता है, वही लठैत योगी आदित्यनाथ का है। वो अगर हटता है और कांग्रेस पार्टी के लिए वो लाठी लेकर के खड़ा होता है, लाठी मतलब
कि तन करके अगर खड़ा होता है। आज के जमाने में लाठी लेके नहीं कोई खड़ा होता है, हाँ, सिक्योरिटी आज होती के है, जमाने में वो लाठी नहीं है, आज के जमाने में बड़ा काम मोबाइल करता है कि वो मैसेज भेज रहा है या कुछ और कर रहा है। जी तो वो जो मैनेजमेंट है उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब योगी आदित्यनाथ की जो छवि है, उन्होंने उस एस्पिरेशन को पैदा किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उत्तर प्रदेश में ठाकुरों में ये एस्पिरेशन पैदा किया है। रविकांत जी, एक वो पैदा किया है उन्होंने एक्सप्रेशन, ये बात जरूर है, लेकिन ठाकुरों के बीच क्या आपका क्या आकलन है इस मामले में कि वो नरेंद्र मोदी की पालकी ढो रहे हैं राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ, ठाकुर उसे पसंद करेंगे या दिग्विजय सिंह को पालकी पे बिठाना पसंद करेंगे? योगी का टाइम तो वैसे भी कहा जा रहा है कि 29 में आएगा, वो भी तब आएगा जब वो अमित शाह से पार पालेंगे। अब आप बिल्कुल सही जगह आ गए हैं, मैं उसी बात की तरफ आ रहा था। आप ये क्यों सोच रहे हैं कि केवल कांग्रेस पार्टी राजनीति करेगी, नैरेटिव वो बनाएगी? नैरेटिव पलट करके ये भी बनेगा इसी उत्तर प्रदेश में कि अब सीधा जो मुकाबला है वो दिग्विजय सिंह बनाम योगी आदित्यनाथ होगा। तो योगी आदित्यनाथ ना सिर्फ ठाकुर चेहरे हैं, बल्कि वो हिंदुत्व के भी स्वाभाविक झंडाबरदार हैं। ये भी तो नैरेटिव बन सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि दिग्विजय सिंह के आने से नो डाउट एक फायदा हो सकता है कांग्रेस पार्टी को। जी अब और ये बात जो मैं कह रहा हूं उसके कारण है, उत्तर प्रदेश का चुनाव पिछला विधानसभा का, आप बहुत अच्छे से उसको देख रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे। ये चुनाव मोदी के चेहरे पर नहीं लड़ा गया है, योगी के चेहरे पर लड़ा गया है और ये जीता गया है। सबसे बड़ी बात ये जी आज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा एसेट बीजेपी का वो योगी आदित्यनाथ जी। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस को फायदा होने के साथ साथ फिर ये नैरेटिव जब चलेगा तो वो कितना लाभ हानि होगी ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। अब यदि अशोक गहलोत का नामांकन होता है और मुख्यमंत्री पद पर भी वो बने रहते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि इससे दो मैसेज बाहर जा सकते हैं? एक तो आला कमान कमजोर पड़ रहा है और दूसरा ये पूरी की पूरी कवायद स्क्रिप्टेड थी। देखिए, अशोक गहलोत अगर नामांकन करते हैं तब मेरा अपना अनुमान है कि अशोक गहलोत ही अध्यक्ष होंगे या तो वो नामांकन ही नहीं करेंगे। और अशोक गहलोत इसलिए भारी पड़ते हैं क्योंकि दिग्विजय सिंह की अपनी एक छवि है, लॉयल्टी है, वो सारी चीजें, लेकिन अशोक गहलोत का उस तबके से आना, एक तो वो ओबीसी समाज के, वो भी अति पिछड़ी जाति के, नीतीश कुमार ओबीसी के हैं, लेकिन अशोक गहलोत अति पिछड़ी जाति से हैं, तो वो एक मैसेज देना है कांग्रेस पार्टी को। दूसरा, कांग्रेस पार्टी अब ये नहीं चाहती कि उस पर ये इल्जाम लगे कि आपने अगड़ी जाति का ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, क्योंकि इसको झेलने के लिए शायद वो तैयार नहीं। इसलिए अभी आप देखिएगा कि कोई भी ऐसा नाम नहीं आया। जो भी नाम आया, मुकुल वासनिक या मीरा कुमार या आपके ये अशोक गहलोत, जितने भी नाम आए हैं वो मोस्टली दलित और पिछड़े हैं जी। इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी वही मैसेज देना चाहती है। अशोक गहलोत ने जो किया, जो उनसे हुआ, और इसमें अगर आप देखिएगा तो गलती दोनों तरफ से जी। जो मिसमैनेजमेंट है वो दोनों तरफ से। कांग्रेस पार्टी के जो वहां पे पर्यवेक्षक गए उनसे कुछ भूल हुई और कुछ भूल अशोक गहलोत से हुई, लेकिन अशोक गहलोत ने आगे बढ़कर के माफी मांगी। यही अशोक गहलोत का जादू है। अशोक गहलोत इस बात को समझ गए थे कि हो गया है, बड़ी गलती हो गई। ये माफी मांगना, ये मुझे लगता है कि सारी चीजों को दुरुस्त करता है। वो लॉयल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उनका एक लंबा करियर है और साथ ही साथ इस समय कांग्रेस पार्टी को इस बात की भी जरूरत है कि वो एक डेवलपमेंट मॉडल भी पेश करें। जैसे पुरानी पेंशन को बहाल करने से लेकर के अशोक गहलोत ने जो काम किए जी। एक थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हालांकि हो जाएगा, लेकिन इससे जुड़ा हुआ मामला है। जो पिछले 20-25 सालों का सोशल कंपोजिशन है, खास करके मंडल कमीशन का एक दशक बीतने के बाद, उसमें क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि एक नए तरह की सोशल हार्मोनी, सोशल बोनहोमी डेवलप हुई है,
जिसमें अपर कास्ट और दलित जो है वो ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, और अब पिछड़े दलित एकता जैसी चीजें जो 60 के दशक में थी उस वो आज के समय में दरकती हुई दिख रही है, भले ही उसमें हिंदुत्व का प्रभाव हो या कोई और प्रभाव हो। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, मैं इस बात से सहमत होता हूँ, लेकिन इसका लोहिया में भी फिर रील आपको ऑफ सोसाइटी माइक्रो के लोगों ने एनालिसिस इसी करना तरफ पड़ेगा, इशारा किया। फिर काफी आपको माइक्रो एनालिसिस करना पड़ेगा। 50 के बाद की जो राजनीति है उसमें भी कांग्रेस का जो आधार था वो ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम था, और दलित कांग्रेस पार्टी में कंफर्ट था, कोई उसको समस्या नहीं थी जी। दूसरी तरफ जो सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स है या समाजवादी धड़े की जो पॉलिटिक्स है वो ओबीसी की मजबूत जातियों की पॉलिटिक्स है, वो जातियां जो किसान हैं। अब इसीलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा माइक्रो एनालिसिस की जरूरत है। जब आप गांव की तरफ आएंगे तो गांव में झगड़ा किसके बीच है, या जिसकी संभावना है वो है किसान और खेत में काम करने वाले मजदूर की, या जो भूमिहीन है। तो कन्फ्लिक्ट जो पैदा हुआ दलित और ओबीसी की मजबूत जातियों के बीच, वो इस कारण था, जो भूमि के संबंध है, कृषि के संबंध। और इसमें ठाकुर इसीलिए लंबे समय तक फिल्मों में भी खलनायक बना रहा कि वो जमींदार है, ब्राह्मण कभी खलनायक नहीं हुआ। तो अब हालात ये हैं कि चाहे जाट हो, कुर्मी हो, यादव हो, ये जातियां बड़ी मजबूत हुई हैं, खेती किसानी इनके पास, क्योंकि जो सवर्ण तबका है वो चला गया महानगरों की तरफ, शहरों की तरफ। सर आज की स्थिति तो ये है जो कि संबंध सवर्णों की है जो जमीन है वो थोड़े बदले हैं। जी रविकांत जी, अभी जो सामाजिक स्थिति आप देख रहे होंगे, सवर्णों के पास चाहे जितनी भी जो भी जमीन है, वो तो ज्यादातर दलित समाज के लोग पट्टे पर लेकर खेती कर रहे हैं, और वो देखने में नहीं आते कि कितना हमें कह रहा है और कितना दे रहे हैं। जितना कि बस वो शांतिपूर्वक है कि हमें खाने का अनाज मिल जा रहा है, हमारा खेत सुरक्षित है। तो अब जो स्ट्रगल था वो स्ट्रगल तो एक तरह की सामाजिक व्यवस्था में, संरचना में सम्मिलित हो चुका है, वो एक तरह की बोनहोमी में बदल चुका है। नहीं, ये थोड़ा सरलीकरण है जो आप कह रहे हैं। ये चीजें हैं अभी, लेकिन उस स्तर की नहीं है, ये मैं बिल्कुल मानता हूं, उस स्तर की चीजें तो नहीं है। लेकिन ये चीजें अभी भी हैं, और इस रिजीम में खास करके जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है उसने इनको उत्तेजित किया है। और मैं आपको अगर एक उदाहरण दूं, मेरे गांव के पास में एक छोटा सा पुरवा है, छोटा सा गांव है जी। उसमें 50 के दशक में एक जाटव परिवार, बिल्कुल ठाकुरों का गांव, वहां से उसको निकाल करके भेज दिया गया था जी। उसकी जमीन पर कब्जा हो गया था, खेतों पर। जब बीएसपी का शासन आया, 40-50 साल के बाद वो आदमी जहां शहर में मजदूरी करता था वहां से लौट करके आता है और वो अपनी खेती बाकायदा पा लेता है। तो ये वो चीज, वो बदलाव था। लेकिन पिछले 7-8 सालों में ये संबंध फिर से बिगड़ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में खास करके आप देखिएगा जो भी उत्पीड़न हो रहा है, उस उत्पीड़न में सवर्णों में ठाकुरों की भूमिका आपको लिप्तता ज्यादा दिखाई पड़ेगी, ज्यादा दिखाई पड़ेगी, माने और जो सवर्ण जातियां हैं उनकी अपेक्षा। तो ये या अब सबसे ज्यादा तो ये होता है कि थानों में कौन है, जहां सबसे ज्यादा होता है कि थानों में दरोगा कौन है, वो आपको दिखेंगे, डीएम एसपी दिखेंगे। तो उससे ये लगने लगता है कि सत्ता का बरदहस्त किसके ऊपर है, संरक्षण किसको मिला हुआ है। और दलित जो गरीब जातियां हैं वो तो बेचारी थाने के बाहर खड़ी रहती है, उनको जाने को भीतर नहीं मिलता, शिकायत नहीं कर सकते हैं। तो ये संबंध फिर से थोड़े से बिगड़ रहे हैं, जो आप कह रहे हैं ना, ये संबंध फिर से थोड़ा सा बिगड़ रहे हैं।